फ्रेंड्स, हमने कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट सीक्वेंस में वीडियो शूट किए हुए हैं और आपको इजी रिवीजन के लिए हमने YouTube पे रख दिए हैं। लेकिन मेरी शर्त क्या रहती है, हर एक वीडियो पहले से सुनो और पूरा वीडियो सुनो। आप फिजिकल क्लास में बीच में से नहीं बैठते हैं, वीडियो में कहीं भी बीच में जंप करते हो तो समझ में कैसे आएगा। इसलिए आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, लेक्चर 1 से सुनो और पूरा वीडियो सुनो, आपको सब्जेक्ट पे कमांड आ जाएगा। लेट मी सी सेल ऑफ गुड्स। हम दो वर्ड यहां पे इंक्लूड है, एक सेल है, दूसरा गुड्स है। उसका मतलब ये चैप्टर सिर्फ गुड्स को ही अप्लाई होगा। गुड्स की डेफिनेशन क्या है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको मालूम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बॉर्न 1872 में हुआ है। सेल ऑफ गुड्स 1930 में सेपरेट एक्ट हुआ। जब सेल ऑफ गुड्स 1930 में अलग से उसका एक्ट हुआ, अलग से एक्ट बनाया गया, उससे पहले सेल ऑफ गुड्स वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट था। इसीलिए इट इंक्लूडेड इन द चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 के चैप्टर 7 में सेल ऑफ गुड्स इंक्लूड था। सेल ऑफ गुड्स का बर्थ अभी गया है 1 जुलाई 1930, यानी केम इन फोर्स। अमल में कब से आया? कोई भी ट्रांजेक्शन है 1/7/1930 के बाद का है तो उस ट्रांजेक्शन को यह एक्ट अप्लाई होगा। केम इन फोर्स यानी अमल में लाना। कब से अमल में आया? 1 जुलाई 1930। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे दो तरीके का एक्ट होता है, स्पेशल एक्ट एंड जनरल एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट स्पेशल एक्ट है, वो पार्टनरशिप को अप्लाई होता है। कंपनीज एक्ट स्पेशल एक्ट है, वो कंपनीज को अप्लाई होता है। सेल ऑफ गुड्स स्पेशल एक्ट है, वो गुड्स के सेल को अप्लाई होता है। लेकिन एक जनरल एक्ट है, जनरल एक्ट किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है उस सभी कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई होगा। जनरल एक्ट अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर मूवेबल इमूवेबल, गुड्स का है, कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है ना, उस सभी को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो जनरल एक्ट है। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट जहां स्पेशल एक्ट में सब चीज इंक्लूड नहीं होती है, स्पेशल एक्ट में रिलेवेंट चीज इंक्लूड होती है। इसीलिए रिलेवेंट चीज जो दी गई है आपको, उसके लिए स्पेशल एक्ट अप्लाई होगा। स्पेशल एक्ट जहां पे साइलेंट है वहां पे जनरल एक्ट अप्लाई होगा। सेल ऑफ गुड्स एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। सेल ऑफ गुड्स में कौन सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो बताया नहीं है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया है जो 18 साल से बड़ा है, यानी जो मेजर है, जिसका दिमाग ठिकाने है, जो साउंड माइंड है, वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। वैसे सेल ऑफ गुड्स का कोई एग्रीमेंट करना होता है तो जो मेजर है, जो साउंड है, वही कर सकता है। उसका मतलब कैपेसिटी ऑफ द पार्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंसेप्ट है ना, वो सेल ऑफ गुड्स को अप्लाई होगा। सेल ऑफ गुड्स में नहीं दिया है तभी भी अप्लाई होगा। क्यों? जहां पे सेल ऑफ गुड्स साइलेंट है, जहां पे सेल ऑफ गुड्स से कुछ नहीं बोला है, तो सभी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा। फ्रेंड्स, हमारा सेल ऑफ गुड्स सिर्फ गुड्स को ही अप्लाई होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं होता है। जमीन, मकान, दुकान, उसको अप्लाई नहीं होता है। समझ लो मॉर्गेज है, मॉर्गेज, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन, तीनों वर्ड्स में आप डिक्शनरी मीनिंग सिमिलर मिलेगा। गिरो रखना। आप मकान पे लोन लेते हो, मकान का पोजीशन आपके पास है, सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपने दिया है। जहां पे सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया जाता है, दस्तावेज दिया जाता है, कब्जो तुम्हारी पास है, दैट मींस पोजीशन आपके पास होगा, दैट विल बी द मॉर्गेज। टाइटल दिया गया है, पोजीशन आपके पास है, दैट इज मॉर्गेज। कोई कॉटन इंडस्ट्री है, अभी प्राइस कम है तो कॉटन परचेस करके गोडाउन में रख देंगे, उसका की बैंक को दे देंगे, पोजीशन बैंक को दे दिया, दैट इज प्लेज। इन हाइपोथिकेशन अभी यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स में नहीं दिया है, लेकिन हम सीसीओडी जो लेते हैं वो हाइपोथिकेशन होता है। गेहूं की जगह पे राइस का स्टॉक होगा तो चलेगा, मिनिमम स्टॉक मेंटेन होना चाहिए। इसलिए हाइपोथिकेशन में बैंक कब फंडिंग देती है?
जब आप अदर कोई सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी देते हो तो, लेकिन यहाँ हाइपोथिकेशन सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है, रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पे मोर्गेज, यहाँ पे प्लेज, यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस सभी को गुड्स सेल ऑफ गुड्स अप्लाई नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट अप्लाई होगा। एक्शनेबल क्लेम यानी राइट टू स्यू। कोई मोबाइल कंपनी ने पोस्टपेड कनेक्शन आपको दिया था, आप पोस्टपेड कनेक्शन का पेमेंट नहीं कर रहे हो, मोबाइल कंपनी आप पे स्यू नहीं करेगी और कोई बंदा ढूंढेगी, उसको बोलेगी इतना कलेक्शन है 10% आपको जो करना है वो करो। मोबाइल कंपनी के पास एक्शनेबल क्लेम था, आप पे स्यू कर सकती थी, लेकिन उसको रेपुटेशन नहीं बिगड़े इसलिए उसने दूसरे को राइट दे दिया, दूसरा बंदा आप पे स्यू करेगा। एक्शनेबल क्लेम, मैं उन पे स्यू करता था, कर सकता था, मैंने मेरा स्यू का राइट है वो मैंने आकाश को दे दिया। एक्शनेबल क्लेम इज ट्रांसफर। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन मकान दुकान, इस सभी को सेल ऑफ गुड्स अप्लाई नहीं होगा। लेट मी सी द फर्स्ट यूनिट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाना है तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले बायर एंड सेलर होने चाहिए। जहां पे दो पार्टी है वहां पे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है। आपसे दुकान खोल के बैठ के कोई आया ही नहीं आपके पास, कोई ग्राहक ही नहीं आया है, तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। जहां पे बायर होता है वहीं पे सेलर होता है, जहां पे बेटा होता है वहीं पे बाप होता है। बाप बेटे को बर्थ देता है कि बेटा बाप को देता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहां सेलर है वहीं पे बायर है, बायर है वहीं पे सेलर है, इसीलिए दो पार्टी होनी चाहिए। आप सेल की हर एक कंडीशन को एक्सप्रेसली प्रेजेंट करना है। एक्सप्रेस कंडीशंस इन द सेल्स, सेल्स के अंदर आपको स्पेसिफिक की कोई सब शर्तें है ना वो रजू करनी होती है। एक्सप्रेस कंडीशंस इन सेल्स, कब पेमेंट करना है, कब गुड्स लेना है, कहां से गुड्स लेना है, ये सब चीज है ना वो आपको प्रॉपरली सेल के एग्रीमेंट में दिखाना है। इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस दो वर्ड है। ए ने बी को बोला डू यू वांट टू मैरी विथ मी, इफ यस देन कम एट इवनिंग 5 o'clock स्टेप गार्डन। बी ने रिप्लाई नहीं दिया, बी वहां पे पहुंच गई, इट इज इम्प्लाइड। जहां पे वर्ड्स का यूज नहीं किया है, एक्शन का यूज किया है, वो इम्प्लाइड है। जहां पे वर्ड्स का यूज किया है, तेरे बिना कोई नहीं, वो एक्सप्रेस है। ऐसा नहीं, सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है, कब पेमेंट करूंगा, कहां पे करूंगा, गुड्स कहां पे लेना है, तो ये सब एक्सप्रेस कंडीशन है। सब शर्तें है ना वो रजू की जाती है। सेल ऑफ गुड्स है वो टिपिकल बार्गेनिंग है, एक विशिष्ट टाइप का सौदा है। ये वो भी सामने सामने बैठ के उसके शर्तें डिसाइड कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स इज अ टिपिकल बार्गेनिंग एंड सेल ऑफ गुड्स कंट्रोल बाय द लॉ। कोई भी बंदा बोला है वो नहीं करेगा तो उस पे लॉ एक्शन ले सकता है। सर्टेन इंपोर्टेंट डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल टू पार्टीज बायर एंड सेलर। हु इज अ बायर? पर्सन हु बाय द गुड्स। हु इज अ सेलर? हु सेल्स द गुड्स। जो बेचता है वो सेलर, जो लेता है वो बायर। बट रिमेंबर हियर स्कोप इज वेरी वाइड, not only the buyer but who agrees to buy। कल मैं परचेस करूंगा, not only the seller who agrees to sell। कल मैं आपको बेचूंगा, यानी फ्यूचर में जो बेचने के लिए रेडी होते हैं ना, agrees to buy and agrees to sell, both will be covered in the buyer and seller। Friends, these are the complementary पूरक words है। जहां पे बायर है वहीं पे सेलर है, जहीं पे सेलर है वहीं पे बायर है, एक के अलावा दूसरा एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। What is the goods? Basic word of the your scope of the act। जहां पे गुड्स होगा वहीं पे ये एक्ट अप्लाई होगा। जो गुड्स के डेफिनेशन में कवर नहीं है उसको ये एक्ट ही अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए आपके लिए गुड्स की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Remember, in the goods only it will cover the movable property। जो मूव हो सकती है, अस्थायी मिलकत, जमीन मकान इसमें नहीं आएगा। जो मूव हो सकती है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी। विच इंक्लूड स्टॉक, शेयर, शीप, फिक्स डिपॉजिट, ओल्ड कॉइन, ओल्ड मनी, इंटेंजिबल असेट्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड व्हिच कैन बी सीवरेबल। जमीन पे कुछ जुड़ा हुआ है, सुगर की नहीं जुड़ा हुआ है, आप काट सकते हो, अब हार्वेस्ट कर सकते हो, बेच सकते हो।
अभी ग्रोन, अभी ग्रोइंग हो रहा है, मे बी मूंगफली, मे बी कपास, कुछ भी उभो पाक अभी ग्रो हो रहा है, उसको काट के आप बेच सकते हो। That will be covered in the goods, intangible assets, जो दिख नहीं है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इट इज ए गुड्स। देखो रिमेम्बर, अभी का 1 रुपए का सिक्का है, वो गुड्स नहीं है, पुराना पड़ा हुआ है, पुराने कॉइन है, पुराने मनी है, वो गुड्स में कवर होगा। रिमेम्बर, फिक्स डिपॉजिट ऑल्सो कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स। क्या एक्सक्लूड होगा? हमने देखा एक्शनेबल क्लेम, करंट मनी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, इंग्लिश लो क्या बोलता है, हमारा पूरा हर एक लो है ना, वो इंग्लिश से कॉपी हुआ है, इसलिए थोड़ा ज्यादा चेंज किया है, बाकी कॉपी है। इंग्लिश लो में सीप इंक्लूड होगा, इंग्लिश लॉ में सीप इंक्लूड होगा, लेकिन शेयर एंड स्टॉक वो इंग्लिश लॉ में इंक्लूड नहीं होगा। हमने देखा गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन हमने देखी, गुड्स में क्या नहीं आएगा वो भी हमने देखा, एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, डेप्ट नहीं आएगा, उसके अलावा शेयर आएगा, स्टॉक आएगा, सीप आएगी, ओल्ड कॉइन, एनीथिंग ग्रोन विच इज कैपेबल टू सीवर, ग्रास, तो सब कुछ कवर होगा, इंटेंजिबल एसेट भी कवर होगा। लेकिन गुड्स के 2 टाइप्स है अभी, वैसे तो 3 है, एग्जिस्टिंग, सेकंड फ्यूचर एंड कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स मींस व्हाट? ऑलरेडी इन द पोजीशन ऑफ द सेलर, जो गुड्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट सेलर कर रहा है, उस गुड्स का पोजीशन सेल के टाइम सेलर के पास है, ओनरशिप एंड पोजीशन दोनों सेलर के पास है, तो ऐसा बोल सकते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स है। मुझे ये मोबाइल बेचना है तो एग्जिस्टिंग गुड्स है, क्यों? मेरे हाथ में है, मेरा है, ओन भी मेरा है, परचेज भी मेरा है, तो एग्जिस्टिंग गुड्स है। फ्यूचर गुड्स, मुझे परचेज करने का बाकी है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करने का बाकी है, आप मुझे ऑर्डर देके जाओ, मैं कल परचेज करके आपको दे दूंगा, मैं कल मैन्युफैक्चरिंग करके दे दूंगा, दैट इज फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है, सेल नहीं हो सकता। सेल में तो इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है, रेडी टू गिव डिलीवरी होता है, जब एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में होता है, इसीलिए फ्यूचर गुड्स है। प्रोड्यूस और एक्वायर्ड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, पोटैटोज टू बी ग्रोन इन द फील्ड, फ्यूचर में जो ग्रो होने वाला है वो जो पोटैटो है, दैट इज नथिंग बट इट इज ए एग्रीमेंट टू सेल, अभी ग्रोन होने का बाकी है, अभी ग्रोन होने का बाकी है। नेक्स्ट, दैट इज द स्पेसिफिक गुड्स। आप गए, जो प्रोविजन स्टोर वाले होते हैं ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, बम्बी बोलते हैं, वो जाएंगे तो गेहूं की बोरी उस पर लगाएंगे, वो देखेंगे, वो अपना साइन कर देंगे, ये मेरा है, एस। यू हैव आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ने आपने गुड्स आइडेंटिफाई कर दी, या मेरा है, अलग करके रख दो। प्रोविजन स्टोर वाला जैसे एक एक बोरी देखता जाता है, वैसे अपना साइन करता जाता है कि ये मेरा है। आइडेंटिफाइड, डिसाइडेड, डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में डिटरमाइन कर सकते हैं। जनरिक और अनसर्टेन गुड्स, 10 तिरुपति तेल बड़े थे, आपने बोला मिसेस 14 मुझे बेच दो, यू नॉट आइडेंटिफाइड। 100 केजी का शुगर का बैग था, आपने बोला 10 केजी मुझे बेच दो, यू नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, 10 केजी वेट किया, अलग रख दिया, ऐसा नहीं है, जनरिक था, कॉमन में पड़ा था, आपने से बोला है कि 10 मुझे चाहिए, 10 केजी मुझे चाहिए, ये जनरिक है, ये अनसर्टेन है, डिसाइडेड नहीं है अभी। नॉट आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम अभी आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है। डिलीवरेबल स्टेट होना चाहिए गुड्स, यानी रेडी टू गिव डिलीवरी, सेलर को जो करना था उसने कर दिया है, और बायर को बोल दिया है गुड्स तैयार है, आप लेके जाओ, कल कुछ भी होगा तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेलर को वेट करना है, मेजर करना है, सेलर को पैक करना है, बांधना है,
सब कुछ सेलर ने कर दिया, तो बायर को बता भी दिया। दैट इज द गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। दैट इज द गुड्स इन द डिलीवरेबल स्टेट। बायर बाउंड टू टेक द डिलीवरी। बायर को गुड्स लेना ही पड़ेगा। गुड्स रेडी है एंड आपने कम्युनिकेट कर दिया है, टिम्बर काट लिया था और कोड बांध भी दिया था और सामने वाले को बता दिया था, तो ही गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। टिम्बर काट के रख दिया था, सिर्फ काट के रख देने से वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आता। डिलीवरी मीन्स व्हाट? डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पे बंदूक रख के गुड्स लिया जाता है, वो रोबरी है, डिलीवरी नहीं है। यहाँ पे वॉलंटरी ट्रांसफर, आपने अपनी इच्छा से बोला है चल बंदे लेके जाता हूं, आपने ए ने बी को दे दिया, वॉलंटरी दिया, बी को एजेंट को दे दिया, दैट इज ऑल्सो डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर। आपने एक बंदे ने दूसरे बंदे को वॉलंटरी दिया है, किसी ने उसको कोई धमकी नहीं दी थी। वॉलंटरी ट्रांसफर, स्वयंभू। 3 तरीके की डिलीवरी है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में गुड्स आप उठाते हो, फिजिकली दूसरे को देते हो। बोला था 5 kg शुगर, दुकान वाला 5 kg शुगर उठाएगा, आपको हाथ में दे देगा। फिजिकली ये सप्लाई द गुड्स टू बी, दैट इज फिजिकल सप्लाई। फिजिकली यानी हैंड टू हैंड, आप एक बंदा दूसरे बंदे को दे देता है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ए का गुड्स गणेश कोल्ड स्टोरेज में पड़ा था, ए ने गुड्स बी को बेच के बी को बोला ये गुड्स गणेश कोल्ड स्टोरेज में से कलेक्ट करने ला। ए ने गणेश कोल्ड स्टोरेज में कॉल कर दिया, अब मेरी जगह पे बी लेने आएगा, आप उसको दे देना। उसका जो रिसिप्ट था वो भी मैंने बी को दे दिया। वेयर हाउस वाले को ने बता भी दिया कि ये बंदा लेने के लिए आएगा। इट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी विदाउट चेंज इन द कस्टडी। पोजीशन कस्टडी चेंज नहीं होता है। डिलीवरी थ्रू द एक्नॉलेजमेंट, सिर्फ इन्फॉर्म किया जाता है। दैट इज द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी, व्हाट इज सिंबॉलिक? वो चीज नहीं देते हो, चीज की रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की एक्सेट्रा आप देते हो। व्हाट इज सिंबॉलिक डिलीवरी? थिंग इन टोकन, चाबी दे दी आपने, की उठा के दे दी। बिल ऑफ लेडिंग, आपका रेलवे रिसिप्ट था, आपका जो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट आपने दूसरे को दे दिया। जो बंदा डॉक्यूमेंट लेके जाएगा उसको गुड्स मिल जाएगा। कंस्ट्रक्टिव में वेयर हाउस वाले को बताना पड़ता है अभी ये बंदा लेने आएगा, लेकिन रेलवे रिसिप्ट में रेलवे वाले को बताना नहीं है कि मेरी जगह पे छगन आएगा। इन्फॉर्म करने की, एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, वो कंस्ट्रक्टिव है। जहां पे एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है वहां पे सिंबॉलिक है। जहां पे एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है वो कंस्ट्रक्टिव है। वेयर हाउस को, गणेश कोल्ड स्टोरेज को बोल दिया अभी बंदा बी लेने आएगा, तो कंस्ट्रक्टिव। रेलवे वाले को बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट मैंने बी को दे दिया, तो सिंबॉलिक ट्रांसफर माना जाएगा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, 2 वर्ड याद रखो। रेलवे रिसिप्ट यानी ऑफ टाइटल, सेल सर्टिफिकेट यानी शोइंग टाइटल। रेलवे रिसिप्ट में ए बी को देगा तो रेलवे कंपनी को पूछने की जरूरत नहीं है। शोइंग टाइटल में सर्टिफिकेट ए बी को देगा तो कंपनी में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कंपनी के रिकॉर्ड में चेंज करना पड़ेगा, कंपनी को पूछना पड़ेगा। थर्ड पार्टी को कंपनी को पूछे बिना ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए वो सेल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। ऑफ टाइटल बेरर ऑर्डर ट्रांसफर हो सकता है, पूछने की जरूरत नहीं है। आप बेरर इंस्ट्रूमेंट दोगे तो डिलीवरी से आप ट्रांसफर कर दोगे। ऑर्डर है तो साइन करके आप दूसरे को दोगे। ए ने बी को बेरर इंस्ट्रूमेंट दिया है तो ए को साइन की जरूरत नहीं है, ए को साइन की जरूरत नहीं है। ए को साइन की, रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस। ऑफ टाइटल में 2 तरीके का ट्रांसफर, बेरर एंड ऑर्डर। बेरर का मतलब क्या है? विदाउट साइन कैन ट्रांसफर। ए ने बी को दिया, बी जाके कलेक्ट करके आएगा। शोइंग टाइटल में क्या होता है? शोइंग टाइटल में आपने साइन किया, सामने वाले को पूछा, बाद में बी को ट्रांसफर किया। इसीलिए बोला है इट कैन ट्रांसफर लाइक बेरर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट
which is itself proof of possession and control. वो डॉक्यूमेंट ही प्रूफ ऑफ पोजेशन है, डॉक्यूमेंट ऑफ इज ए कंट्रोल है. दैट इज नेक्स्ट. उसका एग्जांपल दिया है, होल्डर कैन ट्रांसफर बिलो ब्लेडिंग, डॉक वारंट, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट, वर्क फिंगर सर्टिफिकेट. ये सब कस्टम में से, पोर्ट में से, जहाज में से जो गुड्स आता है उसके डॉक्यूमेंट है. जो आप शिपिंग बिल है और डॉक्यूमेंट अथॉरिटी जो हमारी है कस्टम की, उसके लिए जो हमारा वर्क फिंगर है, वो सब उसी के डॉक्यूमेंट के नाम है. कस्टम से गुड्स छुड़वाते हैं, रेलवे से गुड्स छुड़वाते हैं तो रेलवे रिसिप्ट होती है, ट्रांसपोर्ट वाले से गुड्स छुड़वाते हैं तो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है. वो जो लेके जाएगा उसको गुड्स मिल जाएगा. इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. मेट रिसिप्ट है, आपको गुड्स मिल गया है, इसका सिर्फ आप साइन करके देते हो, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है. नाउ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. जनरली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में क्या होता है, आप प्रोविजन स्टोर चला तो आपको मालूम होगा, वो हिंदुस्तान लीवर वाला आएगा ना, आपको 25 गुड्स है वो बिना काउंट करवाएगा, काउंट करवाके आपका साइन लेगा, वो मेट रिसिप्ट है. आपको गुड्स मिला है, उसका डिलीवरी चलन आप साइन करके देते हो, वो मेट रिसिप्ट है. नाउ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है. सर्टिफिकेट में नाम होता है, वो ध्यान में लेना पड़ता है. कंपनी की परमिशन से आप गुड्स ट्रांसफर कर सकते हो. मर्केंटाइल एजेंट. मर्केंटाइल एजेंट मींस एनी ब्रोकर, ऑक्शनियर, फैक्टर, कंसाइन करने वाला, यानी कोई भी पर्पस से और किसी को गुड्स दिया हुआ है तो वो मर्केंटाइल एजेंट माना जाएगा. लेकिन फॉर द सेल, फॉर द कंसाइनमेंट, सामान्य रीति दलाल, अब जो भी नेम यूज करते हो, ब्रोकर करो, फैक्टर करो, ऑक्शनियर करो, वो एक ही बंदा हुआ. वो गुड्स बाय करता है, सेल करता है, जरूरत पड़ता है तो उस पे सिक्योरिटी पे मनी बोरो करता है. नाउ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का मतलब जमीन मकान मत करना. प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप. मोस्ट इंपोर्टेंट, ओनरशिप दो तरीके की होती है, जनरल ओनरशिप एंड स्पेशल ओनरशिप. यानी जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी. मैंने फोर्ड गाड़ी ली तो जनरल प्रॉपर्टी मेरे पास है, मैंने लोन पे ली हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो स्पेशल प्रॉपर्टी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है. बैंक के पास स्पेशल प्रॉपर्टी तो मेरे पास जनरल प्रॉपर्टी. मैंने ये प्रॉपर्टी ए को ट्रांसफर कर दी तो जनरल प्रॉपर्टी मैंने ए को ट्रांसफर कर दी है, स्पेशल प्रॉपर्टी बैंक के पास ही है. उस गाड़ी में बैंक का इंटरेस्ट रहता है, उस गाड़ी में बैंक का इंटरेस्ट रहता है अप टू स्पेशल प्रॉपर्टी. अप टू स्पेशल प्रॉपर्टी. रिपीट कर रहा हूं, जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, गाड़ी मेरे पास है, मैं ओनर हूं, आरसी बुक में मेरा नाम है, जनरल प्रॉपर्टी है, उस पर मैंने लोन लिया हुआ है, बैंक के पास स्पेशल प्रॉपर्टी है. मैंने ए को ट्रांसफर कर दिया, लोन चालू है, तो ए के पास जनरल प्रॉपर्टी आएगी, स्पेशल तो बैंक के पास ही रहेगी. जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया जाएगा तब तक बैंक के पास स्पेशल प्रॉपर्टी रहेगी. अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग तक का इंटरेस्ट बैंक का रहेगा. प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप इन सेल, जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर, स्पेशल प्रॉपर्टी मे और मे नॉट. एग्जांपल दिया हुआ है, तो ट्रांसफर कर रहा है ए बी को जिस पे लोन बाकी है, तो स्पेशल प्रॉपर्टी बैंक के पास रहेगी, जनरल प्रॉपर्टी ए से लेके बी के पास आ जाएगी. बैंक के पास लास्ट इंस्टॉलमेंट तक राइट रहेगा. इंस्टॉलमेंट, हु इज इंस्टॉलमेंट, जिसका असेट्स लायबिलिटी से कम है. जिसका असेट्स है वो 5 लाख है, लायबिलिटी से 10 लाख है, 6 लाख है, उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया या नहीं किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है. उसकी जवाबदारी है, वो उसकी मिलकत से ज्यादा हो जाती है तो वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है. फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, हर एक सब्जेक्ट के इन डिटेल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और थैंक यू वेरी मच.